नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीरीज 47। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कहा जाता है जब मनीषा का शव मिला तो यह दृश्य इतना विचलित करने वाला था कि वहां मौजूद हर शख्स सकते में रह गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और पुलिस भी दंग थी। कहा जाता है कि जिस हालात में मनीषा मिली थी उसे देखकर कोई भी यह नहीं मान सकता था कि यह कोई साधारण घटना है। वहां मौजूद लोगों के चेहरे में सिर्फ दो ही चीजें थी, एक डर और दूसरा गुस्सा। पुलिस भी मानो कुछ देर तक समझ ही नहीं पा रही थी कि शुरुआत कहां से करें। मौके पर मौजूद अफसर खुद हैरान थे। बार बार कहते सुने गए कि यह कोई आम मामला नहीं है, इसमें कुछ बड़ा छिपा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आया है। सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर इस केस में हत्या यानी कि मर्डर का मामला दर्ज कर लिया है। पहले जहां पर स्थानीय पुलिस इसको आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब सीबीआई ने साफ कहा है कि यह एक हत्या का मामला है। यह अकेला अपडेट पूरे इस केस के रुख को ही बदल कर रख देता है। स्कूल की प्रिंसिपल और नर्सिंग कॉलेज स्टाफ से सवाल किए और सबसे अहम बात, तीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी खंगाली। यानी ये मामला सिर्फ एक लापरवाही या संदेह की नहीं बल्कि सीधे सीधे हत्या की गुत्थी है। और यही कारण है कि जनता का गुस्सा चरम पर है। लोग खुले आम कह रहे हैं अगर आरोपियों पर दोष साबित होता है तो उन्हें सीधे सीधे फांसी दे देना चाहिए। हालांकि अदालत का फैसला अभी भी आना बाकी है, लेकिन जनता की अदालत ने सबसे पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। इस केस में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक व्यक्तिगत अपील है। अगर आपको लगता है कि बेटियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है तो यहाँ पर एकता दिखाइए, और एकता दिखाने के लिए यहाँ पर एक थंब, एक लाइक दीजिए और कमेंट पर लिखिए हम मनीषा के साथ हैं। जरा सोचिए, 11 अगस्त को मनीषा जो महज 19 साल की थी अपने सपने को पूरा करने के लिए कॉलेज गई थी, लेकिन 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसकी बॉडी खेतों में मिली। परिवार का कहना है यह सीधा हत्या है, जबकि पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की थी। यही विरोधाभास, यही सवाल और यही सच खोजने के लिए इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। अब थोड़ा आपको समझाते हैं कि सीबीआई क्यों महत्वपूर्ण है। सीबीआई सिर्फ देश की सबसे बड़ी एजेंसी नहीं बल्कि ऐसे मामलों में यह एक उम्मीद की आखिरी किरण है, क्योंकि जब स्थानीय पुलिस पर शक हो, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर हो, जब परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा हो, तब लोग कहते हैं अगर सीबीआई जांच करेगी तो शायद सच सामने आएगा। दोस्तों, आज यह सेगमेंट सिर्फ एक केस ही नहीं, यह हमारी बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, यह हमारे न्यायतंत्र की साख का सवाल है। और यहीं पर आता है फांसी का एंगल। लोगों का कहना है अगर कोई निर्दोष है तो उसे बरी होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का जुर्म साबित हो जाता है तो ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो देश में दोबारा कोई बेटी की तरफ नजर उठाकर ना देखे, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हिम्मत ना कर सके। यानी सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। यह मांग सिर्फ हरियाणा या भिवानी की नहीं, यह मांग पूरे देश की है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड कर रहा है। लोग लगातार सरकार और अदालत से यही अपील कर रहे हैं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। आज हम बात करते हैं उस टाइमलाइन की जो 11 अगस्त 2025 की थी। यह वही दिन था जब मनीषा घर से निकली थी। यह वही दिन है जब घर वालों ने सोचा था कि बेटी एडमिशन की जानकारी लेकर लौट आएगी, लेकिन वह लौटी नहीं। 13 अगस्त यानी कि महज 2 दिन बाद गांव के पास खेतों में उसकी बॉडी मिली और यहीं से शुरू हुआ इंसाफ की लड़ाई का सबसे कठिन सफर। पुलिस ने शुरुआती जांच पर आत्महत्या की थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि एक सुसाइड नोट मिला है, लेकिन परिवार ने इस दावे को सीधे खारिज कर दिया। उनका कहना था कि मनीषा जैसी हंसमुख स्वभाव की लड़की, सपनों से भरी लड़की कभी अपनी जान नहीं ले सकती। यह सीधा सीधा हत्या है। और इसी बात को पूरे गांव ने भी दोहराई। लोग सड़कों पर उतरे, धरने दिए और पुलिस थाने को घेराव किया। बॉडी लेने से मना कर दिया गया जब तक कि न्याय का आश्वासन न मिले। यह विरोध इतना बड़ा हुआ कि भिवानी और चरखी दादरी में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद करनी पड़ी। सरकार को लगा कि यह आंदोलन कहीं बढ़ ना जाए।
जनता का गुस्सा इतना ज्यादा था कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को सामने आकर कहना पड़ा, हम पारदर्शी जांच कराएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष ने सरकार पर हमला किया और कहा यह सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जरा सोचिए दोस्तों, जब जनता के इंसाफ के लिए सड़क पर उतरा जाए, जब गांव की हर मां अपने बच्चों के साथ खड़ी हो जाए, तो सिर्फ एक ही केस नहीं रह जाता, बल्कि यह एक जन आंदोलन बन जाता है। और यही दबाव था जिसकी वजह से आखिरकार केस को सीबीआई को सौंपा गया। यह कदम जनता की जीत भी था और न्याय की उम्मीद भी थी। लेकिन ध्यान रखिए, सीबीआई की राह आसान नहीं है। उन्हें न सिर्फ सबूत जुटाने हैं, बल्कि यह भी साबित करना है कि किसने और क्यों और कैसे यह अपराध किया। तो दोस्तों, इसी तारतम्यता में सीबीआई सबसे पहले उस जगह पर पहुंची जहां पर मनीषा का बॉडी मिला था। उन्होंने पूरा क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट किए। गांव के हर शख्स से पूछताछ हुई जिसने उस दिन मनीषा को देखा था। लेकिन दोस्तों, यहां से शुरू हुआ सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स 3 थी और सब अलग अलग बातें कह रही थी। पहली रिपोर्ट, जिसे स्थानीय अस्पताल ने तैयार किया था, उसमें कहा गया कि मामला आत्महत्या जैसा है, लेकिन परिवार और गांव वालों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। दूसरी रिपोर्ट जो रोहतक से मिला, उसमें कुछ अलग तथ्य सामने आए। और तीसरा रिपोर्ट, जिसे हाई लेवल पैनल पर देखा गया, उसमें अलग राय दी गई। अब सवाल यह उठता है, 3 रिपोर्ट 3 सच्चाई, आखिर सच क्या था, आखिर सच्चाई क्या है? यही से सीबीआई की चुनौती शुरू हो जाती है, क्योंकि अदालत किसी एक ठोस सबूत की मांग करती है, तभी किसी को दोषी साबित किया जा सकता है। सीबीआई ने इन रिपोर्ट्स को लाइन बाय लाइन चेक किया, उन डॉक्टरों से दोबारा पूछताछ की जिन्होंने रिपोर्ट्स बनाई थी, क्योंकि इंसाफ तभी मिलेगा जब असली मेडिकल सच सामने आ जाए। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सीबीआई ने अब तक 200 से ज्यादा गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं। गांव के बुजुर्ग, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के साथी, परिवार के लोग, सभी को बुलाया गया। कॉल डिटेल, सीडीआर निकलवाई गई। फोन के लोकेशन और चैट हिस्ट्री का एक डिजिटल एविडेंस को भी परखा गया, क्योंकि आज के जमाने में अपराध सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि मोबाइल और इंटरनेट पर भी छिपा होता है। और यही वजह थी कि लोग कहते हैं सीबीआई आएगी तो सच बाहर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, सीबीआई तभी तक मजबूत है जब तक उसके पास सबूत हैं। और यही डर जनता के मन में है, कहीं यह केस सीबीआई के अंडर में ही न लटक जाए सबूतों का अभाव होने के कारण। लेकिन गांव की माएं कहती हैं, हमारी बेटी की आत्मा को तभी शांति मिल पाएगी जब गुनाहगारों को फांसी मिलेगी। यानी कि जनता का भरोसा सीबीआई पर है, लेकिन उम्मीद फांसी पर आकर टिकी हुई है। यहीं पर दोस्तों, पुलिस और सीबीआई के बीच टकराव खुलकर सामने आया। पुलिस का कहना था कि उसे यहां पर आत्महत्या का एंगल समझ में आया था, लेकिन सीबीआई का कहना था कि ऐसे गवाह भी हैं जो कुछ कहानी बता रहे हैं। इस विरोधाभास ने अदालत को और सख्त कर दिया। जज ने कहा, सिर्फ बयान नहीं, हमें पूरा पुख्ता सबूत चाहिए। अब आते हैं जनता के गुस्से पर। हर सुनवाई के दिन कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हाथों में तख्तियां, मनीषा को इंसाफ दो, गुनाहगारों को फांसी दो। लोगों का यह गुस्सा सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा, सोशल मीडिया पर भी यह ट्रेंड बन गया है। जस्टिस फॉर मनीषा, #जस्टिस फॉर मनीषा लगातार ट्रेंड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस गुस्से का दूसरा भी पहलू है। कानून कहता है कि जब तक कोई कोर्ट में दोषी साबित ना हो जाए तो उसे सिर्फ एक आरोपी माना जाएगा, अपराधी नहीं। यह केस इतना पेचीदा हो गया है कि पूरा देश इस पर नजरें गड़ाए बैठा है। एक तरफ इंसाफ की मांग, दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया, और इसी बीच परिवार का दर्द हर बार लगातार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल वही है कि क्या सबूत अदालत में इतने मजबूत साबित होंगे कि आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके? क्योंकि जब तक अदालत दोषी सिद्ध किसी को नहीं करता, तब तक कोई भी केवल सिर्फ एक आरोपी है और उसे सीधा सीधा फांसी नहीं दिया जा सकता। इस केस ने एक बड़ा सबक भी दिया है। यह सिर्फ मनीषा का केस नहीं रहा, यह उस हर लड़की की लड़ाई बन गई है जो न्याय की उम्मीद लेकर अदालत तक पहुंचती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीरीज 47 और मैं हूं महेश चंद्र राही। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है
कि एक नई नवेली दुल्हन अपने ही पति की मौत की वजह बन सकती है। क्या आपने सोचा है कि जिस शादी को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, वही शादी 7 हफ्तों में मौत का कारण बन जाए। आज मैं आपको जो क्राइम केस सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि लोगों के बीच वह एक सवाल है कि क्या इस केस में दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज पूरा देश यही जानना चाहता है कि अदालत इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानकर दोषियों को फांसी किस दिन देगी। दोस्तों, यह मामला इतना बड़ा बन चुका है कि लोग इसे सीधे निर्भया केस से तुलना करने लगे हैं। जैसे निर्भया केस में जनता ने सड़कों पर उतरकर कहा था, हमें फांसी चाहिए, अभी चाहिए, वैसे ही आज इंदौर, भोपाल, शिलांग, गाजीपुर से लेकर पूरे देश में लोग यही कह रहे हैं, राजा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। लेकिन क्या सचमुच में राजा के कातिलों को फांसी होगी? क्या भारतीय कानून इतनी जल्दी सख्त फैसला लेगा या फिर सालों तक फाइलें अदालतों में धूल फांकती रह जाएंगी? दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इस केस की शुरुआत से लेकर आज तक की हर परत खोलनी होगी। और यकीन मानिए, जब आप यह पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दिन से जब एक नई दुल्हन ने अपने पति के साथ हनीमून के लिए सफर शुरू किया। ढोल नगाड़ों की गूंज, रिश्तेदारों की हंसी खुशी और सजावट से चमकता हुआ मंडप। यही वह दिन था जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के बंधन में बंधे। राजा के परिवार की आंखों में खुशी ही खुशी थी। सोनम के परिवार ने बेटी को विदा करते हुए सपने देखे थे कि उसका जीवन सुखमय हो। दोस्तों, शादी का हर रस्म और रिवाज बड़े धूमधाम से होती है। फेरों के वक्त हर किसी ने कहा, ये जोड़ी 7 जन्मों तक सांस रहेगी। लोगों ने ढेर सारी दुआएं दी, लोगों ने फोटो खींची, सोशल मीडिया पर वीडियो डाली। वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या पता था कि यह रिश्ता 7 जन्म तो दूर 7 हफ्ते भी पूरा नहीं करेगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों ने हनीमून की तैयारी की। 20 मई को राजा और सोनम मेघालय रवाना हुए। राजा खुश था, नई जिंदगी की नई शुरुआत। सोनम भी मुस्कुरा रही थी। शिलांग की वादियों में दोनों घूमते रहते हैं। झरनों के किनारे फोटो खिंचवाना, कैफे में बैठकर कॉफी का आनंद लेना, सुंदर हसीन लोकेशन पर फोटो खिंचवाना। हर पल उनकी मुस्कान तस्वीरों में कैद हो रही थी। लेकिन दोस्तों, तस्वीरें हमेशा सच नहीं बताती। कभी कभी तस्वीरों के पीछे छुपे हुए राज बहुत गहरे होते हैं और वही राज कुछ दिनों बाद सामने आने वाला था। 23 मई 2025 राजा और सोनम अपने होम स्टे से चेकआउट करते हैं। उसके बाद राजा का फोन अचानक से बंद हो जाता है। यह देखकर राजा का परिवार इंदौर में बेचैन हो जाता है। कॉल पे कॉल किया जाता है, लेकिन राजा का मोबाइल अनरीचेबल। दोस्तों को भी कुछ भी अता पता नहीं चलता। 24 मई को पुलिस को एक लावारिस स्कूटर मिलती है। वही स्कूटर जिस पर राजा और सोनम घूम रहे होते थे। वह स्कूटर एक कैफे के पास खड़ा मिलता है। अब सवाल उठने लगे, अगर दोनों घूमने निकले थे तो वापस क्यों नहीं आए? राजा की मोबाइल आखिर बंद क्यों है? क्या
कोई हादसा हुआ है? मीडिया ने हेडलाइन चलाई, इंदौर का नवविवाहित जोड़ा शिलांग में लापता। खबर सुनकर परिवार में हड़कंप मच जाता है। राजा के पिता ने कहा, मेरे बेटे को कुछ तो हो गया है, पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सोनम के परिवार ने चुप्पी साध ली। दोस्तों, अब यह मामला सिर्फ गुमशुदगी नहीं रहा, यह बन चुका था एक रहस्य। हर कोई यही सोच रहा था, आखिर राजा और सोनम कहां गए। 2 जून 2025 पुलिस ने एनडीआरएफ को बुलाया। ड्रोन उड़ाए गए, इलाके की बारीकी से तलाशी ली गई। एक गहरे खड्डे में कुछ दिखाई दिया। जवान रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और फिर जो नजारा सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। वह था राजा रघुवंशी का। भीड़ में सन्नाटा छा गया। परिवार सकते में रो रो कर बुरा हाल। परिवार अब हाल बेहाल। मीडिया ने तुरंत ब्रेकिंग दी, हनीमून पर गए राजा की लाश बरामद। अब सवाल और गहरे हो गए। अगर यह हादसा था तो सोनम कहाँ है? अगर यह हत्या की तो किसने की? दोस्तों, सब मिलने के बाद अब खेल शुरू हुआ। जांच का खेल, साजिश का खेल और शक का खेल। और इस खेल में सबसे बड़ा नाम आया सोनम रघुवंशी का, यानी उसकी पत्नी का। दोस्तों, राजा की बॉडी मिल चुकी थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। राजा के शरीर पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो या जबरदस्ती गिराया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, उस वक्त राजा के साथ था कौन? गवाहों ने बताया, हमने राजा को आखिरी बार सोनम के साथ देखा था। कैफे के पास सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों साथ दिखे। लेकिन सब मिलने के बाद सोनम अचानक गायब हो गई। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ। यहीं से पुलिस का शक और गहरा गया, क्योंकि हादसे के बाद सामान्य इंसान सबसे पहले पुलिस को सूचना देता है, खबर देता है। लेकिन सोनम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना पुलिस को, ना परिवार को, किसी को भी सोनम ने सूचना नहीं दिया। आखिर क्यों? राजा का परिवार चिल्ला उठा, हमें पूरा यकीन है इस मौत के पीछे सोनम का ही हाथ। अब दोस्तों, मीडिया ने भी यही सुर पकड़ लिया। टीवी डिबेट में एंकर चिल्लाने लगे, क्या दुल्हन ही बनी पति की दुश्मन? क्या हनीमून ट्रिप हत्या की साजिश थी? चारों तरफ मीडिया में यही स्वर सुनाई दे रहा था। और इसी बीच पुलिस ने सोनम की तलाश तेज कर दी। 6 जून 2025 पुलिस ने सोनम को आखिर गिरफ्तार कर लिया। पूरे इंदौर में यह खबर आग की तरह फैल गई। दुल्हन बनी आरोपी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने कई बार बयान बदले। कभी कहा राजा फिसल गया था, कभी कहा वह झरने के पास से अचानक गायब हो गया था। लेकिन जब पुलिस ने सबूत रखे तो सोनम के होश भागता हो गए। वह टूट गई। पुलिस ने दावा किया सोनम और उसके किसी करीबी ने राजा को गहरे खड्डे की तरफ धकेल दिया था। राजा वहीं गिरा और उसकी। अब सवाल उठने लगे, क्या यह प्यार का रिश्ता था या साजिश का कोई खेल था? इंदौर से लेकर भोपाल तक लोग चर्चा कर रहे थे। शादी के 20 दिन में ही हत्या। आखिर क्यों? दोस्तों,
जब अदालत में सोनम को पेश किया गया तो कोर्ट के बाहर भीड़ जम गई। लोग चिल्लाने लगे, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस की गाड़ी में बैठी सोनम चेहरे पर दुपट्टा डालकर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा बयान दे रहा था। अब मामला अदालत में पहुंच गया था। जज ने सोनम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, अदालत में अभियोजन पक्ष ने दलील दी, यह हत्या पूरी तरह सोची समझी साजिश है। यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा ही न्याय है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जस्टिस फॉर राजा, जस्टिस फॉर राजा, जस्टिस फॉर राजा। लोगों ने निर्भया केस की याद दिलाई। लोग लिख रहे थे, अगर निर्भया के गुनहगारों को फांसी मिल सकती है तो राजा के कातिलों को क्यों नहीं। अदालत के बाहर हर पेशी पर नारे लगते, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। दोस्तों, यह केस अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रहा और अब यह बन चुका था जनता का आंदोलन। लोग कह रहे थे, अगर ऐसे अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी तो अपराध बढ़ते ही रहेंगे। अब हर किसी की नजर अदालत के फैसले पर टिकी हुई थी। दोस्तों, यहाँ जरा रुकते हैं और समझते हैं, भारत में फांसी की सजा कब और कैसे दी जाती है। भारतीय दंड संहिता के तहत फांसी सिर्फ उन्हीं मामलों में दी जाती है जिन्हें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाता है, यानी ऐसे केस जो समाज को हिलाकर रख दें, जहां अपराध इतना जघन्य हो कि आजीवन कारावास भी कम दिखाई पड़े, कम लगे। जैसे निर्भया केस 2012, चारों दोषियों को फांसी हुई, लोगों ने राहत की सांस ली। राजा रघुवंशी केस भी उसी श्रेणी में आता है। नई दुल्हन ने अपनी पति की जान ली है। इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है। दोस्तों, अदालत का फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन जनता का फैसला तो पहले ही आ चुका है और वह फैसला है सिर्फ फांसी। दोस्तों, सोनम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए स्पेशल टीम बनाई। इस टीम ने कार डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल की तस्वीरें इकट्ठी की। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा, राजा और सोनम आखिरी बार 23 मई को सांस देखे गए। दूसरा, उसी दिन राजा को मोबाइल बंद हुआ। तीसरा, स्कूटर कैफे के पास लावारिस स्थिति में खड़ा हुआ, लेकिन सोनम वहां से गायब थी। चौथा, घटना स्थल की परिस्थितियां हादसे से ज्यादा धक्का देने जैसी लग रही थी। पुलिस ने यहां तक कहा कि सोनम के किसी करीबी का भी इसमें हाथ हो सकता है। मतलब यह हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। दोस्तों, चार्जशीट जैसे जैसे बाहर आई, वैसे वैसे जनता का गुस्सा और बढ़ता गया। लोगों ने कहा, यह तो साफ है यह हादसा नहीं, हत्या है और हत्या के लिए सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, वह सजा है फांसी। दोस्तों, किसी भी केस में गवाहों की गवाही बहुत अहम होती है। राजा केस में भी यही हुआ है। पहला, कैफे का मालिक बोला, 23 मई की शाम राजा और सोनम मेरे कैफे में आए थे। दोनों के बीच बहस हो रही थी। एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैंने दोनों को झरने के पास छोड़ा था, लेकिन लौटते वक्त सिर्फ सोनम ही दिखाई पड़ी। राजा रघुवंशी साथ में नहीं थे। तीसरा, एक स्थानीय गाइड ने बयान दिया, मैंने सोनम को झरने से दूर जाते हुए देखा था, लेकिन राजा साथ नहीं था। दोस्तों, यह सारी गवाहियां पुलिस के केस को मजबूत करती हैं। हर गवाही के बाद जनता का विश्वास
और पक्का हो गया कि सोनम ही दोषी है। अदालत में गवाहों के बयान पढ़कर लोग भावुक हो जाते हैं। राजा का परिवार तो हर गवाही के बाद फूट फूट कर रो पड़ता है। अब दोस्तों, अदालत में दोनों पक्ष आमने सामने थे। अभियोजन पक्ष बोलता है यह हत्या बेहद जघन्य है। एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया और के घाट उतार दिया। यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। उधर बचाव पक्ष डिफेंस बोलता है यह एक हादसा था, सोनम का इसमें कोई हाथ नहीं है। उसका मोबाइल बंद होना या वहां से गायब होना सिर्फ डर की वजह से था। दोस्तों, अदालत में हर पेशी के दौरान लंबी बहसें होती रही, लेकिन जनता और मीडिया का रुझान और मांग साफ था। हर कोई चाहता था कि सोनम को सख्त से सख्त सजा मिले। अब दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक अदालत के फैसले तक सीमित नहीं रह गया है। पूरा देश एक बहस में बट गया है। क्या सोनम को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद? नई शादी, हनीमून और उसी दौरान हत्या। इससे बड़ा अपराध भला क्या हो सकता है? क्या होगा? अगर ऐसे केस में फांसी नहीं दी गई तो समाज को क्या संदेश जाएगा? समाज के पास क्या बचेगा? जो लोग उम्र कैद की बात कर रहे हैं उनके तर्क हैं फांसी से जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उम्र कैद में अपराधी को हर दिन तिल तिल कर करना पड़ता है। भारत में फांसी बहुत कम मामलों में दी जाती है, इसलिए यह केस अदालत पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अदालत में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। जनता और मीडिया ने अपना फैसला पहले ही दे दिया है और वह है सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला अदालत की और खेद का विषय है कि यह फैसला अभी बाकी है। तो सवाल वही है जो हमने शुरुआत में पूछा था, क्या सोनम रघुवंशी को फांसी होगी या अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाएगी? दोस्तों, यह सवाल आने वाले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यह केस आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर बनेगा। राजा रघुवंशी की मौत ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं इंसाफ तभी होगा जब गुनहगार को फांसी होगी, सिर्फ और सिर्फ फांसी होगी। अब देखना है कि अदालत जनता की इस आवाज को सुनती है या नहीं। दोस्तों, अदालत में केस चल रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा पीड़ा किसे झेलनी पड़ी? राजा के पिता हर दिन अदालत में पहुंचते हैं, हाथ में बेटे की तस्वीर लिए कहते हैं मेरा बेटा पढ़ाई में होशियार था, हमेशा खुश रहता था, हमने बड़े सपनों के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन किसी ने हमारे सपनों को तोड़ दिया। राजा की माँ हर पेशी पर रो पड़ती है, उनकी आवाज कांपती थी। मैंने बेटे को ब्याह कर भेजा था, सोचा था घर में बहू आएगी, खुशियां आएगी, लेकिन बहू ही बेटी की मौत की वजह बन जाएगी। दोस्तों, परिवार की यह बात सुनकर अदालत में बैठे लोग भी रो पड़ते हैं। हर किसी की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इस केस की गूंज अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विदेशी मीडिया ने भी इसे उठाया है। लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, सिडनी में रहने वाले भारतीय समुदाय ने कैंडल मार्च निकाले। NRI संगठनों ने बयान दिया। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि राजा केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों ने भी लिखा है यह वही दबाव था जिसने सरकार और अदालत दोनों को तेजी से काम करने पर मजबूर कर दिया है। लोग कहने लगे हैं
अगर निर्भया केस में दुनिया ने आवाज उठाई थी तो राजा केस में भी उठानी चाहिए। यानी यह मामला अब सिर्फ राजा और सोनम तक सीमित नहीं रहा, यह बन चुका है ग्लोबल डिस्कशन।